डाइकिन VRVX 8 HP का ये आउटडोर यूनिट है। यहाँ पर जिसका लिखा हुआ है डाइकिन VRVX, ये इन्वर्टर मॉडल में आता है। इसका बात कर लो, यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया ये 14 HP का ये आउटडोर यूनिट है। ये मॉडल नंबर के अनुसार ये 14 HP का आउटडोर यूनिट है। और इसका जो है यहाँ पर जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पर भी जो है कुछ इसका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया रहता है कि क्या चीज़ है नहीं है। तो सारा चीज़ का जो है ये सब जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत काम का आता है कि कितना इसके में जो है साइज़ रहेगा कॉपर पाइप का, ये सब जो है डिटेल इसके में कुछ इसके यहाँ पर दिया हुआ रहता है। और उसका बात कर ले यहाँ पर जो है ये आप बात कर ले इसके अंदर जो है कितना PCB होता है। तो PCB जो है इसके अंदर वो 5 PCB, यानी कि 2 इसके में फ़ैन है तो 2 फैन PCB रहेगा। और इसके में जो है ये एक ओवर वोल्टेज PCB हो गया, ये मेन PCB 2 हो गया जिसमें डिस्प्ले लगा हुआ रहता है। और तीसरा यहाँ पर जो है यहाँ पर ये है नॉइस फिल्टर PCB। और चौथा है यहाँ पर ये फ़ैन PCB। और 2 जो यहाँ पर फ़ैन PCB टोटल जो इसके में जो है वो 6 PCB इसके अंदर जो है टोटल लगा हुआ रहता है। तो ये 2 फैन है, 2 फैन मोटर है, कंडेंसर फैन मोटर, 2 फैन PCB भी इसके अंदर रहता है। अभी जो इसका बात कर ले यहाँ पर हम, तो ये 2 फैन मोटर है, कंडेंसर PCB है। और इसका जो है टोटली इसका वायरिंग डायग्राम का बात कर लेते हैं कि कैसे इसका पावर सप्लाई, इसका वायरिंग डायग्राम एक बार जो है फिजिकली हम बता देते हैं। RYBA न्यूट्रल जो है ये इलेक्ट्रिक पैनल से पावर सप्लाई आता है। इसे उस पार में जो है PCB इस पार में जो यहाँ पर लूपिंग रहता है। और लूपिंग होकर जो है 3 फेस और एक न्यूट्रल जो है यहाँ पर नॉइस फिल्टर PCB में आता है। और 3 फेस और एक न्यूट्रल जो है ये यहाँ फर्स्ट जैक में आता है। और फिर जो है 2 फेस और एक न्यूट्रल जो है ये यहाँ पर आता है। 2 फेस एक न्यूट्रल जो है इसके में आता है, इसके में। फिर यही 2 फेस एक न्यूट्रल जो है यहाँ से आउट करके जो है ये यहाँ पर मेन PCB में आता है। मेन PCB जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल जो है यहाँ से सारा कम्युनिकेशन वायर जो है यहाँ पर मेन PCB से इन्वर्टर PCB में जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ये सारा कम्युनिकेशन वायर यहाँ जो है सारा कम्युनिकेशन PCB वायर जो है यहाँ से DC वोल्टेज वो सारा जो है यहाँ से सब यहाँ थर्मिस्टर, ये सब इसके अंदर जो है थर्मिस्टर लगा हुआ है। थर्मिस्टर जो है सेंस करता है कि कितना इसके अंदर जो है टेम्परेचर है, कितना ये है, वही सब ये सेंस करने का काम करता है। इसका बात कर ले यहाँ पर जो है ये जो है इन्वर्टर PCB का से सप्लाई आया है ये कंप्रेसर के लिए। यहाँ पर कंप्रेसर के टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है। और यहाँ इसकी इस तरफ में जो है यहाँ पर इन्वर्टर PCB यहाँ पर रहता है, यहाँ पर लगा हुआ, वो अभी नहीं दिखेगा, ये खुलने के बाद ही दिखता है। ये जो है यहाँ पर ये है मेरा ये जो है फैन मोटर का PCB एक हो गया, एक यहाँ पर रहता है फैन मोटर का PCB। 2 फैन मोटर का PCB रहता है क्योंकि 14 HP में जो है 2 फैन मोटर यहाँ पर लगा हुआ है। और इसका जो है टोटल ये वायरिंग डायग्राम है। तो वायरिंग डायग्राम भी इसका इसी तरह का है रहता है। तो यहाँ पर जो है UVW पावर सप्लाई जो इधर से आता है, यहाँ से L1 L2 L3 3 फेस एक न्यूट्रल जो है यहाँ से पावर सप्लाई आने के बाद यहाँ से यहाँ जो है लूपिंग हुआ है। और लूपिंग होकर के जो वायर जो है वो यहाँ जो है ये नॉइस फिल्टर PCB से इन्वर्टर PCB में जाता है। और फिर यहाँ जो है फेस पावर सप्लाई जो है फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई जो है लूपिंग होकर के जो है ओवर वोल्टेज PCB में आता है। ओवर वोल्टेज PCB से जो है 2 फेस और एक न्यूट्रल जो है ये मेन PCB में जाता है जिसमें डिस्प्ले लगा हुआ रहता है। और यहाँ जो है नॉइस फिल्टर PCB जो है इन्वर्टर PCB में जो है 3 फेज ही पावर सप्लाई जाता है, इसके न्यूट्रल पावर सप्लाई नहीं जाता है, सिर्फ फेज ही पावर सप्लाई इसके में जाता है नॉइस फिल्टर से इन्वर्टर PCB में। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका, यहाँ जो है ये कम्युनिकेशन वायर जुड़ता है मेन PCB से इन्वर्टर PCB में जो यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है। ये इन्वर्टर PCB है, ये यहाँ पर जो है कंप्रेसर का दिखा रहा है UV रेड वाइट ब्लैक जो है ये वायर इसके अंदर जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ जो है ये कंप्रेसर का है M1C कंप्रेसर, उसका जो है यहाँ पर पूरा इसका डिटेल्स इसका जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो कौन सा चीज़ क्या होता है नहीं होता है, तो सारा जो है इसका छोटा छोटा जो है ये पार्ट जो है डिटेल्स इसका डिटेल्स जो है ये यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो है ये इन्वर्टर PCB जो है ये फैन PCB में पावर सप्लाई जाता है। तो यहाँ से देखो 2 फैन PCB है, तो यहाँ से देखो यहाँ से गया है, तो यहाँ जो है यही जो है यहाँ से पावर सप्लाई जो है ये इन्वर्टर PCB जो है ये फैन PCB पावर सप्लाई किया है। इस फैन PCB फिर इस फैन PCB से इस फैन PCB में पावर सप्लाई यहाँ से दोनों फैन PCB का जो है पावर सप्लाई जो है यहाँ से लूपिंग हो करके यहाँ जुड़ता है।
और फिर एक ही जो दो फेस पावर सप्लाई है यहाँ से, ये यहाँ से आकर के यहाँ पर जुड़ता है। ये सब वायर जो है ये कम्युनिकेशन वायर यहाँ से जुड़ता है। ये इन्वर्टर पीसीबी से और इसके से दोनों में कम्युनिकेशन वायर जुड़ता है यहाँ से। और यहाँ से ये हो गया, ये इन्वर्टर पीसीबी जो है ये जो है मेन पीसीबी जो है ये सब जो है डीसी पावर सप्लाई इंडोर से आउटडोर यहाँ से जुड़ता है। इंडोर भी F1 F2 जुड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वर्टर, ये इंडोर सिस्टम है। इंडोर भी F1 F2 सेम वायर जुड़ता है, आउटडोर भी सेम F1 F2 वायर जुड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 in by D यूनिट, यानी कि इंडोर से आउटडोर यूनिट भी ये जुड़ेगा। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 आउट बाई D यूनिट। इसका मतलब जो है 5-6 आउटडोर यूनिट जो है इंडोर 5-6 आउटडोर यूनिट जुड़ता है सिर्फ सभी में जो है F1 F2। इसके में भी F1 F2, एक 5-6 आउटडोर यूनिट में भी जो है सिर्फ F1 F2, सभी आउटडोर यूनिट में जो है वो F1 F2 जो है जुड़ता जाएगा। 5-6 आउटडोर यूनिट यहाँ से कनेक्शन हो सकता है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टी यूनिट, यानी कि इससे से एक मास्टर है SL1 XL2 यूनिट जो है यहाँ से जुड़ता है इस आउटडोर यूनिट के सिस्टम से। और यहाँ से इसके बाद जो कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है ये इसका जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले में जो भी एरर को जो भी कुछ खराबी आता है ये इसका बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वायरिंग डायग्राम। ये पूरा जो है डाकिन VRVX 14 HP का जो है ये PCB का वायरिंग डायग्राम इसी तरह रहता है पूरा एकदम, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर जो है ये PCB हो गया। अभी जो है ये सक्शन लाइन में लगा हुआ है, तो सक्शन प्रेशर इसका ये है डिस्चार्ज लाइन, ये है सक्शन लाइन। इंडोर यूनिट से जो है वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो आ रहा है कहाँ पे, ये कंप्रेसर में। तो ये आप इसका प्रेशर पता कर लेते हैं। प्रेशर इधर से आकर के ये यहाँ से सिंगल मैनिफोल्ड गेज लगा हुआ है, तो R410A गैस इसके में लगा हुआ है, यानी कि R410 गैस ये इसके में लगा सर्कुलेशन होता है। तो इसका प्रेशर जो है 110 PSI इसके में बता रहा है इसका सक्शन प्रेशर। और यहाँ पर इसका से बात कर ले, ये सर्कल ये कैसे काम करता है। यहाँ से ये सक्शन लाइन से द्वारा ये इधर से जो है फिर यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ से भींगा हुआ है मोटा वाला पाइप से, ये यहाँ से आकर के यहाँ से इधर से करके यहाँ पर है। यहाँ ये थर्मिस्टर है, यानी कि इसका जो है ये कॉपर पाइप से जो है अटैच रहता है, कितना इसका टेम्परेचर है वो सेंस करता है ये थर्मिस्टर। यहाँ जो है ये एक बाईपास लाइन जो है वो देखो डाकिन VRVX में सभी में जो है एक बाईपास लाइन ज़रूरी लगा हुआ रहता है। इसका बाईपास का लाइन बताएंगे। फिर यहाँ जो है ये जो है यहाँ से ये एक फ़िल्टर है। फ़िल्टर के बाद जो है इसके बाद वो वहाँ जो है ये लो प्रेशर सेंसर है, वो ब्लैक कलर का, ये जो है लो प्रेशर का सेंसर है, ये ब्लैक कलर का ये लो प्रेशर सेंसर है। और उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह करके ये रेफ्रिजरेंट इस तरह करके यहाँ से कंप्रेसर में शक हो जाता है। और फिर यहाँ जो है ये कंप्रेसर जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो है वेपर रेफ्रिजरेंट को जो है वो कंप्रेस करता है। यहाँ पर कंप्रेसर शक करता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर, वेपर रेफ्रिजरेंट को ही शक करता है कंप्रेसर। फिर जो है कंप्रेसर कंप्रेस करता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को। यहाँ से कंप्रेस करने के बाद जो है ये थर्मिस्टर डिस्चार्ज लाइन का जो है ये कितना अभी इसका टेम्परेचर है वो जो है ये थर्मिस्टर सेंस करता है, इसके अंदर कितना टेम्परेचर है वो जो है सारा ये सब जो है डीसी पावर सप्लाई इसके में आता है। ये सब जो है सेंसर है, सेंसर में डीसी पावर सप्लाई आता है। ये सब इसको जो है मेन पीसीबी से ही कमांड इसके में आता है कि कितना भी ये है इसके अंदर का टेम्परेचर, वो सब जो है यहाँ से सेंस करके ये मेन पीसीबी में जो है ये सब जितना किया है ये सब जितना किया है ये सब में जो है डीसी पावर सप्लाई ही यहाँ से किया है, चला गया यहाँ पर जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इसके में जो है यहाँ पर एसी पावर सप्लाई आता है। जैसे यहाँ से फेस इन हुआ और फेस ही यहाँ जो है आउट होकर के ये इसका नाम है HP स्विच, हाई प्रेशर स्विच इसको बोल सकते हैं। जैसे कंप्रेसर के अंदर जो है हाई प्रेशर का भी हो जाता है, तो उसको जो है ये स्विच जो है मेन पीसीबी जो है इसको यहाँ जो है ये कमांड मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है यहाँ के द्वारा। ये जो है जैसे इसके अंदर प्रेशर पड़ जाएगा ना, जैसे वायर जुड़ा हुआ है, जैसे इसके अंदर जो है अभी मान लें कि ये वायर जो यहाँ से जुड़ा हुआ है तो सही है। जैसे इसके अंदर जो प्रेशर कभी मान लें हाई हो जाएगा तो ये जो वायर क्या हो जाए ओपन हो जाएगा तो ये वायर यहाँ से जुड़ेगा ही नहीं जुड़ेगा तो वही जो है सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगा, तो मेन पीसीबी जो है इसको कंप्रेसर को कट कर देगा और जो है
ये यहाँ पर जो कुछ एरर आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ एरर आने का चालू हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। तो हाई प्रेशर इसलिए आता है इसके अंदर, जब भी जो है इसका जो है मान ले कि अगर कंडेंसर जो है पूरा वो चौक रहता है, ये डस्ट है, ये कंडेंसर फैन मोटर ये जो दोनों रनिंग कर रहा है, अगर यही स्पीड नहीं चलेगा या ख़राब हो जाएगा या स्लो स्पीड चलेगा तो उस कारण से जो है इसका टेम्परेचर जो है बढ़ने का चांस रहता है, ये हाई प्रेशर कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन में। फिर यहाँ जो है ये वाइट कलर का ये है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर से जो है इधर से जैसे रेफ्रिजरेंट में कंप्रेसर जो चलता है, कंप्रेसर क्या करता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को ये कंप्रेस करता है, तो इसके साथ जो है ऑयल भी इसके साथ सर्कुलेशन होता है। ऑयल क्या होता है, ऑयल जो है वो नीचे चला जाता है और ये इधर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट जो है इस तरह ऊपर उड़ जाता है। ऊपर उठने के बाद जो है यहाँ से वेपर रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पर जो है एक होता है फिल्टर के बाद जो है ये चेक वाल्व है। चेक वाल्व जो है ये अभी जो है ये ऊपर के साइड ये साइन इसका दिखा रहा है, ये ऊपर के साइड जो है वो साइन दिखाएगा क्योंकि जो है लाइट का रिफ्लेक्टिव पेपर है इसीलिए बयान दिखा रहा है। ऊपर से जाएगा लेकिन ऊपर से फिर नीचे अगर फूकेंगे, ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपर से फिर अगर नीचे प्रेशर मान लें कि अगर रिवर्स कभी कभी चल जाएगा तो वो रिवर्स जो है ये आने के लिए नहीं देता है। ये चेक वाल्व का जो है यही एक काम है। जो भी रेफ्रिजरेंट जो है ऊपर जा सकता है लेकिन फिर वो रिटर्न कभी वापस इसके में नहीं आने के लिए देगा, क्योंकि एक तरह से इसके अंदर जो है वो लॉक छुपा हुआ रहता है, सिर्फ इधर से पास करेगा, ऊपर से कभी पास नहीं कर सकता। इसीलिए जो इसको चेक वाल्व करते हैं। फिर यहाँ से जो है रेफ्रिजरेंट जाता है, इसका है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो है ये जो है टेम्परेचर ये जो है सेंसर है, इसके अंदर जो है कितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को जो है ये हाई प्रेशर सेंसर इसका नाम है। ये जो है सेंसर को ये सेंस करता है कि इसके अंदर भी टेम्परेचर सेंसर कितना है, प्रेशर कितना है, वो जो है हाई प्रेशर सेंसर इसका नाम है। तो कितना इसके अंदर प्रेशर जा रहा है वो इसको जो है सेंस करता है। अगर इसके ज़्यादा अगर प्रेशर से चला जाता है, मान लें कभी कभी HP स्विच काम नहीं किया तो ये वाला सेंसर जो है वो काम कर जाएगा। तो ये हाई प्रेशर सेंसर जैसे मान लें कि ये ख़राब हो गया तो ये वाला सेंसर अगर काम कर गया तो जो है ये कंप्रेसर को जो है डैमेज होने से जो है वो बचाता है। इसीलिए जो है सेफ्टी डिवाइस इसमें लगा जाता है। यहाँ जो है ये यहाँ जाने के बाद यहाँ से रेफ्रिजरेंट का यहाँ जो है सभी जगह जो है ये लूपिंग रहता है, ये लूपिंग है, ये सभी जगह जो लूपिंग होकर के जो है ये इस तरह करके जो है ये कंडेंसर कॉइल में ही जो है रेफ्रिजरेंट जो है सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन होने के बाद जो है ये रेफ्रिजरेंट जो है फिर इधर से रिटर्न आता है। रिटर्न आने के बाद जो है यहाँ से ये रिटर्न आने के बाद जो है रेफ्रिजरेंट जो है वो इसके अंदर क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट इधर से जाता है वेपर रेफ्रिजरेंट। अब इसके अंदर जो पूरा जो हीट रहेगा इसके में जो है कॉपर ट्यूब पूरा में ये जो आप देखिए इसके में कॉपर ट्यूब सब में पूरा हुआ, यहाँ से ये कॉपर ट्यूब किया है ना, वही कॉपर ट्यूब जो है यहाँ से सभी में वो सर्कुलेशन हुआ गया है। तो कॉपर ट्यूब से अटैच जो है ये फिन्स रहता है, फिन्स जो है वो एल्युमिनियम का ये फिन्स रहता है। कॉपर ट्यूब से अटैच जो है वो एल्युमिनियम का फिन्स है। ये पूरा जो है वो सारा सिस्टम वही है। वहाँ से घूम के आया पूरा इस तरह घूम के यहाँ पर आया है। तो फिन्स से जो अटैच क्या है कॉपर ट्यूब जो है उसके अंदर जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जो सर्कुलेशन कर रहा है। तो जो कॉपर ट्यूब गर्म रहेगा तो फिन्स भी गर्म हो जाएगा। ये है जो है फिन्स जब गर्म होगा तो इसके अंदर से जो है एयर जो है कौन सक कर रहा है, ये सक कर रहा है। दोनों फैन मोटर क्या कर रहा है, एयर को वो ऊपर फेंक रहा है, मतलब इधर से बाहर से एयर को ये सक कर रहा है, ये एयर को जो है ऊपर वो फेंक रहा है। तो जो भी एटमॉस्फेरिक यानी कि जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या डाउन होता है। जो एटमॉस्फेरिक का एयर जो है वो डाउन होता है, इससे इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इससे जितना एयर जो गुजरता है ना, पास होता है ना, इसके टेम्परेचर को जो है डाउन कर देता है। इसी कारण जो है वेपर रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड में जो है वो चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद जो है टेम्परेचर को जो है वो डाउन भी कर देता है टेम्परेचर, और इसको जो है जो इसके अंदर जो जितना टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर को जो है डाउन कर देता है। ये बाहर का एयर है इसके से, क्योंकि इसका जो है अभी मान लें कि ये रनिंग कर रहा है तो क्या होता है यहाँ जो है ये वेपर रेफ्रिजरेंट जा रहा है, इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर को कौन रिजेक्ट करता है, टेम्परेचर को रिजेक्ट करता है ये बाहर का एयर ही, ये फ़ैन के द्वारा
टेम्परेचर इसका रिजेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जो गुजरता है। प्रेशर तो वही रहता है लेकिन टेम्परेचर को डाउन कौन करता है? ये बाहर का एयर जो है वो डाउन होता है उसका टेम्परेचर, इसका जो है टेम्परेचर हाई होता है। इधर से एयर जितना ये फिन से द्वारा हो करके पास होता है तो वो भी एयर जो है गर्म होता है। गर्म एयर जो है बाहर वो ये फैन जो है बाहर जो है फेंक देता है। फेंकने के बाद जो है ये एयर जो है इस तरह करके वो अंदर बाहर चला जाता है। ठंडा एयर जो है बार बार इसके टच होता रहता है, इसका टेम्परेचर जो वो डाउन होते जाता है। तो यही काम है इसका कंडेंसर फैन मोटर का। फिर जो है ये जो है इसका जो है टेम्परेचर से डाउन हो गया, ये फिर जो है यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ से फिर ये भी है डिस्चार्ज लाइन के द्वारा फिर यहाँ से जो है सारा ज्वाइंट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ ज्वाइंट जो है सारा जो है वो नीचे चला जाता है। यहाँ से आकर बाद पूरा यहाँ से ये यहाँ से आया और ये जो है रिटर्न जो है फिर इंडोर यूनिट में ये हो गया डिस्चार्ज लाइन यहाँ से बन करके आया था। फिर यहाँ से जो है ये यहाँ से आ गया, ये सेंसर लगा हुआ रहता है। सेंसर के बाद जो है यहाँ पर एक भी थर्मिस्टर लगा हुआ रहता है। ये थर्मिस्टर सेंस करता है कितना डिग्री से, यहाँ से इस तरह करके थर्मिस्टर इसे सेंस करता है। यहाँ से फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर आ रहा है टेम्परेचर डाउन होकर के फिर यहाँ से आकर के जो है ये यहाँ से रिटर्न होकर के इसके अंदर जो इन्वर्टर पीसीबी जो होता है उसका टेम्परेचर जो है जब भी चलता है तो ये इसका टेम्परेचर जो बढ़ जाता है हीट सिंक का। हीट सिंक से अटैच होता है इन्वर्टर पीसीबी। तो इन्वर्टर पीसीबी का जो भी हीट रहता है उसके भी हीट को रिजेक्ट कौन करता है? ये हीट सिंक है। हीट सिंक किससे अटैच है? ये कॉपर ट्यूब से। इसके लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस तरह है, इसके अंदर जो भी हीट है वो हीट को भी ये मतलब ये ख़त्म करता है कौन? ये इसके अंदर जो है टेम्परेचर डाउन होकर के जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है यहाँ से आकर के जो है ये इस तरह ये पूरा जो है इस तरह करके यहाँ से आता है, फिर रिटर्न होकर के जो है फिर यहाँ से ये यहाँ से आ करके जिस तरह यहाँ जो है ये सब कुछ हीट एक्सचेंजर में चला जाता है। सब कुछ हीट एक्सचेंजर के बाद जो है फिर वो यहाँ पर जो वो चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद जो है यहाँ से फिर यहाँ जो है ये रिटर्न फिर जो है इंडोर यूनिट में इस तरह करके यहाँ से इस तरह करके यहाँ से इस तरह जो है डिस्चार्ज लाइन के द्वारा जो है इंडोर यूनिट में रेफ्रिजरेंट जो है टेम्परेचर डाउन होकर के रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर इसका डाउन होता है लेकिन प्रेशर जो है सेम रहता है। फिर जो है ये इंडोर यूनिट से जो है जो यहाँ से जो जिसका टेम्परेचर डाउन हुआ था फिर यहाँ से इंडोर यूनिट से एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो है गुजरता है तो इसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों डाउन होता है। तो फिर यहाँ जो है ये रिटर्न फिर इंडोर यूनिट से आता है। ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। पतला वाला हमेशा सक्शन लाइन होता है, मोटा वाला हमेशा पतला वाला हमेशा सक्शन लाइन होता है, मोटा वाला हमेशा जो है पतला वाला हमेशा डिस्चार्ज लाइन होता है, मोटा वाला हमेशा जो है डिस्चार्ज लाइन सक्शन लाइन यहाँ पर दिया गया है। तो ये है मेरा सक्शन लाइन जो मोटा होता है, पतला जो होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है। इसके जो है वो रेफ्रिजरेंट जो है इंडोर में जा रहा है, वो ये जो है इंडोर से जो है रिटर्न आ रहा है। सक्शन लाइन जो है वो ज़्यादा चिल्ड रहता है डिस्चार्ज लाइन का मुकाबले। डिस्चार्ज लाइन जो है वो चिल्ड नहीं होता ज़्यादा, लेकिन सक्शन लाइन जो है वो फुल चिल्ड होता है। डिस्चार्ज लाइन यहाँ पर जो कुछ भी ठंडा नहीं होता है, ये हल्का जो है वो गर्म ही रहता है, गर्म ही रहता है ये। और जबकि सक्शन लाइन जो है वो पूरा चिल्ड रहता है। यहाँ जो है वो फिर ये जो है रिटर्न होकर के जो है ये कम प्रेशर में फिर ये रेफ्रिजरेंट चलाता है। अभी जो सक्शन प्रेशर जो है 110 PSI है। R410A में गैस इसका सर्कुलेशन होता है। तो यही यहाँ पर जो इसका गैस दिया गया है R410A गैस इसका नाम है, ये ब्लैक कलर का दिया गया है। तो इसका बात कर ले यहाँ पर जो है इसका अभी जो है कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर का एम्पियर चेक करने के लिए ये हम लगाए हैं। तो यहाँ पर एम्पियर अभी चेक कर रहे हैं, तो ये 16.910 ऐसे एम्पियर ले रहा है ये वाइट वायर में। जबकि यहाँ पर जो है ये DC देखो आप बता रहे एक बार, ये DC का यानी कि ये इन्वर्टर मॉडल में ही ये डाकिन VRBX आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट होता है। तो इन्वर्टर PCB इन्वर्टर कंप्रेसर ही इसके में लगता है, इन्वर्टर फैन मोटर ही इसके में लगता है। यानी DC फैन मोटर हो गया, ये भी जो है DC कंप्रेसर रहता है इसके में। तो वाइट का हम एम्पियर जो है वो कितना है, अब ये 15 पॉइंट कुछ ले रहा है एम्पियर। जबकि जो है ब्लैक वायर में जो है सेम एम्पियर ये बताता है। जबकि जो है यहाँ रेड वायर में जो है
रेड वायर में भी जो है ये यहाँ से एम्पियर बता रहा है 15 पॉइंट इतना एम्पियर ये अभी ले रहा है। तो सभी जो एम्पियर जो है वो सेम मिलेगा, तीनों में जो है सेम ही एम्पियर ये लेता है। और उसके बाद जो है ये पूरा इसका हो गया। ये इसका यहाँ से UVW का कनेक्शन का एम्पियर पता कर लेते हैं अब ये कितना एम्पियर ले रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका एम्पियर बता रहा है 5.28 इतना एम्पियर ये ले रहा है आर फेस, जबकि बी फेस यहाँ पर जो है 5.26 एम्पियर ले रहा है। जबकि यहाँ पर हम बता रहे हैं वाई फेस जो है है 5.18 एम्पियर ये ले रहा है। जबकि यहाँ पर न्यूट्रल जो है न्यूट्रल में कुछ एम्पियर ये नहीं बताता है, यानी कि पॉइंट के बाद जो एम्पियर का वैल्यू नहीं होता है तो जीरो इसके उस पार में जो है जीरो छुपा हुआ रहता है। तो 0.2619 ऐसे एम्पियर ये लेते जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना एम्पियर ये लेता है, न्यूट्रल में बताता है। अब बात कर ले यहाँ पर जो है ये है, मान ले कि ये है DC पावर सप्लाई आता है, इंडोर से आउटडोर इसके जुड़ता है। तो F1 F2 भी इंडोर में भी जुड़ेगा, आउटडोर में भी जो है F1 F2 ही कनेक्शन इसके में जुड़ता है। इंडोर यूनिट में जो है सभी में जो है, जब मान लें इसके में जो है कितना इंडोर कितना आउटडोर जुड़ा हुआ है उसको पता करने के लिए जो है यहाँ से जो है ये BS1 को एक बार हम अगर पुश करते हैं तो ये जो है 100 यहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा है। फिर यहाँ पर जो है BS2 को जो है 10 बार पुश करेंगे तो जो है जितना इंडोर यूनिट जुड़ा हुआ रहेगा वो जो है एक से ये 10 आ गया। तो ये जब यहाँ पे हम टच करते हैं यहाँ पर जो है ये 3 आ रहा है, यानी कि 3 इंडोर यूनिट यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस आउटडोर यूनिट से। और फिर इसको वापस जाने के लिए BS1 को टच करेंगे, ये वापस हम डिस्प्ले में आ गए, यानी कि इसका रीसेट हो गया। फिर हम वापस आ गए, जो प्रोग्रामिंग जो था वो वापस आ गए। इसके में जो है DC पावर सप्लाई आता है 15-16 वोल्ट, आउटडोर से इंडोर इसके में DC पावर सप्लाई जाता है। तो यही इसका यहाँ पर F1 F2 आउटडोर यूनिट में जुड़ता है, इंडोर यूनिट में भी जो है F1 F2 ही सभी इंडोर यूनिट में जो है वो लूपिंग होता है। यहाँ पर जो इससे जो है F1 F2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इससे भी जो है 5-6 इंडोर आउटडोर यहाँ से कनेक्शन होता है। 2 in/d यूनिट 5-6 इंडोर यूनिट जुड़ेगा। यहाँ जो है मल्टी इंडोर यूनिट जो है एक स्लेब 1 एक मास्टर एक स्लेब 2 यूनिट यहाँ से जो है जुड़ा हुआ रहेगा। तो यही जो है यहाँ से कनेक्शन होता है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये सब जो है यहाँ से फैन का PCB का जो है वायरिंग डायग्राम यहाँ से जाता है। और ये जो है यहाँ पर ये ओवर वोल्टेज PCB जो है काम क्या है, इसके अंदर जो है कभी अगर हमारा वोल्टेज अगर ज़्यादा आ गया तो ये वोल्टेज को जो है पास ही नहीं करने देता है। ये ओवर वोल्टेज PCB में ये जो है 3 फेस और न्यूट्रल को भी जो है ये स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद जो है ये फेस पावर सप्लाई को जो है ये मेन PCB में इंटर होने के लिए देता है। अगर वोल्टेज अगर सही है तो ठीक है, नहीं अगर ज़्यादा कम बेस रहा है, अगर कम ही वोल्टेज रहेगा तो जो है ये जो है मेन PCB जो है वो ऑन नहीं होता है। और ये इसका जो है ये ओवर वोल्टेज PCB का काम है। और नॉइज़ फिल्टर PCB का काम है करंट या वोल्टेज को जो है वो फिल्टर करने का ये काम करता है, और ये कुछ काम नहीं करता है नॉइज़ फिल्टर PCB। और यही था इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसका बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑयल जो है ये है इधर से जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट ये डिस्चार्ज लाइन के द्वारा जाता है। तो यहाँ जाने के बाद जो इधर से रिटर्न भी आता है। तो वेपर रेफ्रिजरेंट इसमें जा रहा है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये जो है वेपर रेफ्रिजरेंट इस तरह करके जो है ये ऊपर चला गया, इस तरह करके कंडेंसर फैन मोटर में चला जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। लेकिन इसके अंदर ऑयल जो होता है ऑयल यहाँ से नीचे चला जाता है, वो वापस ऊपर नहीं उठता है, ऑयल नीचे चला जाता है। तो नीचे ऑयल जो है वो ऑयल सेपरेटर में इकट्ठा हो जाता है। ये ऑयल जो है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जो है इस तरह करके जो है ये ऑयल सेपरेटर का ये नीचे वाला भाग है, ये ऑयल सेपरेटर का नीचे वाला भाग है। यहाँ पर जो एक तरह से जो है छोटा सा जो है हॉल रहता है, हॉल के द्वारा जो है इस तरह जो है ऑयल जो है यहाँ से चढ़ता है। चढ़ने के बाद जो है ये है फिल्टर से फिर ऑयल आता है। मान लें कभी कुछ कचरा उचरा अगर आ जाएगा तो ये कचरा को भी जो है ये ऊपर नहीं जाने के लिए देता है ये फिल्टर। यहाँ से इस तरह करके फिर यहाँ से ऑयल जो है ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद जो है ये है सोलेनाइड वाल्व जो है इधर से फिर ऑयल जो है ये नीचे आता है। यहाँ पर जो इसका स्टिकर भी लगा हुआ है, तीर का निशान दिया गया इस तरह से।
ऑयल ऊपर चढ़ने के बाद जो है यहाँ पर ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब से जो है ऑयल पास होकर के जो है यहाँ पर जो है ऑयल को भी जो है वो कंट्रोल करता है ये कैपिलरी ट्यूब, कितना इससे जाना है कितना नहीं देना है। अब ऐसे तो यहाँ पर ये ऑयल, यहाँ पर सोलेनॉइड वाल्व का भी काम वही है कि कितना ऑयल पास करना नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर भी एक कैपिलरी ट्यूब लाया गया है सेफ्टी के लिए। तो वही यहाँ से इसके जो है ये जो है कितना पर ये ऑन होता है, ये जो है 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई पे इसके में जो है ये ऑन होता है सोलेनॉइड वाल्व। अभी जो इसके में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है, तो यही सब इसका जो है फंक्शन डायग्राम इसमें दिया गया है और इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। ये जो है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व ऑटो रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज करने के लिए यहाँ से ये इस्तेमाल करते हैं इस तरह करके। कभी सिस्टम में अगर गैस कम हो जाता है तो यहाँ से हम ऑटो रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज करते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पर जो है वो सिस्टम करना पड़ता है कुछ प्रोग्राम, उसके बाद जो है हम यहाँ से ऑटो रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो है ये है सब कुल हीट एक्सचेंजर, ये इसका है ऑटो, ये सब कुल हीट एक्सचेंजर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पर लगा हुआ है। ये जितना परसेंट खुलता है उतना ही परसेंट यहाँ से जो है ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है ये है बाईपास लाइन। बाईपास लाइन का काम क्या है, ये जो है ना आपको बाईपास लाइन जो है ये सभी VRV डाइकिन में जो है आपको एक बाईपास लाइन दिया हुआ रहता है। कुछ यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है ये बाईपास कर देता है सक्शन लाइन के द्वारा। मान लें कभी कुछ अगर मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर नहीं लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट अगर कुछ आ गया तो ये जो है बाईपास लाइन को जो है एक लगा हुआ रहता है। इसी तरह के सिस्टम में कभी कुछ होता है तो ये जो है कुछ तरह का दिक्कत आता है तो ये कुछ रेफ्रिजरेंट को जो है ये बाईपास करने का यहाँ से काम करता है। तो यही जो है यहाँ से बाईपास लाइन जो है इस तरह आ करके ये सब कुछ हीट एक्सचेंजर में यानी कि डबल ट्यूब में चला जाता है। और डबल ट्यूब में जाने के बाद इस तरह फिर यहाँ जो है इस तरह करके यहाँ से आने के बाद यहाँ से फिर ये जो है इसका नाम है, यानी कि इसका नाम है यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व जो है ये प्रेशर को रेगुलेट करता है। उसके बाद ये फ़िल्टर लगा हुआ रहता है। फ़िल्टर भी काम का जान रहे आप फ़िल्टर का क्या काम है, जो भी डस्ट आता है ये डस्ट को पास नहीं होने के लिए देता है। और उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व इंजेक्ट में चला जाता है। उसके बाद जो ये रेफ्रिजरेंट जो है ये यहाँ पर यही फंक्शन इसके में होता है। ये छोटा सा फंक्शन इसके में कॉपर ट्यूब का, और इसके में कुछ ही फंक्शन नहीं होता है। तो यही इसका है डाइकिन VRV का पूरा वायरिंग डायग्राम जो आपको बता दें कि ये इसका वायरिंग डायग्राम है। आप इसको यहाँ पर जो है ये पूरा है PCB का वायरिंग डायग्राम, इसको जो है आप देख सकते हैं सारा इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ रहता है। यही जो है पूरा है तक 14 HP जो है वो ज़्यादा इसके में जो है ये नहीं होता है, मतलब सिंगल कंप्रेसर रहेगा, 2 कंडेंसर फैन मोटर रहता है। कंडेंसर जो है इसको बोलते हैं कंडेंसर, और फैन मोटर जो है अंदर ये इसके में है। ये DC कंप्रेसर है और DC फैन मोटर भी रहता है इन्वर्टर मॉडल में, ठीक है।